देखिए टॉपिक नंबर 1 खत्म हो चुका है। टॉपिक नंबर 1 है दर्शन शास्त्र का स्वरूप, यानी फीचर्स ऑफ फिलॉसफी, टाइप ऑफ फिलॉसफी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, ठीक है, 2 टॉपिक हो गया हम लोग का खत्म। दूसरा टॉपिक आपका था डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वेद उपनिषद। लिखिए एक चैप्टर, वेद उपनिषद ब्रह्मा आत्मा, वेद उपनिषद ब्रह्मा आत्मा। स्पीड अच्छी चल रही है हम लोग की उस हिसाब से। वेद उपनिषद, थैंक यू थैंक यू। वेद उपनिषद ब्रह्मा आत्मा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है क्लास में? सब समझ में आ रहा है अच्छे से ना? वेद उपनिषद सात आठ किताबों का सब कंपाइल्ड है, देख रहे हो? ये देखिए, कहीं से नोट्स नहीं बन रहा है, नहीं है सिलेबस, सब फर्जी है। आइए, क्या है एक्चुअल में कि मेहनत के साथ नोट्स बन फिलोसफी का मिलता ही नहीं कहीं पे, तो इसको संभाल के बहुत रखना, इसको संभाल के बहुत रखना भाई अच्छे से। वेद क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपना? 2 चैप्टर हो गया हमारा, वेद उपनिषद, वेद एंड उपनिषद। समझ में आ गया? तो अरे इसमें तो है ही नहीं, खत्म है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने। इंडेक्स बनाना शुरू कीजिए सब लोग। आप लोग क्या कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स, एडमिशन कब हुआ, ये सब उसमें लिखना, लिखिए अच्छे से। परिचय, इंट्रोडक्शन, वेद, वेद में लिखना है आपको वेदों के प्रकार व नाम। वेदों का विषय क्षेत्र, वेदों की हैंग हो रहा है, विशेषताएं, नेक्स्ट लिख रहे। इसमें आपको क्या लिखा, सॉरी,
इसमें लिखना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वेदास, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ वेदास एंड फीचर्स ऑफ वेदास, क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट एंड फीचर्स। नेक्स्ट वेद, उपनिषद। उपनिषद सेम वही प्रकार व नेम, ठीक है, विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट, ठीक है, फीचर्स, विशेषताएं। वेद व उपनिषद में अंतः संबंध, रिलेशन बिटवीन, इंटरनल रिलेशन बिटवीन वेद, वेदास एंड उपनिषदास। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्या क्या करेंगे इसमें? वेद एंड उपनिषदास। समझ में आ रहा है? वेद और उपनिषद क्या क्या है ये देखिए। फिर इंट्रोडक्शन, वेद का इंट्रोडक्शन, फिर वेद के प्रकार, टाइप के बाद लिखेंगे विषय, फिर विशेषताएं। वो जो बच्ची आई थी यहां पर बैठी थी चश्मा वाली, वो नहीं आ रही क्या? वो नई स्टूडेंट थी जो आई थी उस दिन फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जो आई थी। हाँ, डेमो में आया था ना। अच्छा, सेकंड क्लास में बैठी थी वो, सेकंड क्लास में बैठी। फिर काहे नहीं आ रही है वो? ये सब्जेक्ट इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं पढ़ाएंगे किसी कोचिंग में जितना अच्छे से हम लोग पढ़ा रहे हैं कंपटीशन कम्युनिटी वाले। आजकल मेरा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है, आप देख रहे होगे 100% कंप्लीट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपका ब्रीफ परिचय देता हूं इसके बारे में। सबसे पहले मैं इसके शुरू करूंगा परिचय, ठीक है, इसका परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास में क्या आता है। हड़प्पा सभ्यता का टाइम आता है, फिर क्या आता है? वैदिक काल। क्या आता है? वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? पूर्व वैदिक वही, और उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक काल का टाइमिंग क्या है आपका? 1500 से 1000। और लेटर वैदिक का क्या है आपका? 1000 से 600 बीसी। समझ में आ रहा है? होता क्या है, इस समय तक का जो समय था ये वैदिक काल का, ये काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया है ना। सबसे पहले इसमें आता है क्या? ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद से भी कहना आता है ऋग्वैदिक सभ्यता को बनाने वाले कौन है? तो वो आपके कौन है? आर्य लोग। कौन है? आर्यंस। कौन है वो? आर्यंस। आर्य लोगों ने क्या किया? ऋग्वेद को क्या किया था? उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। उत्तर, ठीक है। आर्य कौन थे? ध्यान से सुनना मेरी बात। आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इस बात को लेकर बहुत विवाद।
It is very debatable topic who were the Aryans and from where the Aryans were belong. Clear? ठीक है, आर्य जो आए या आर्य जो भी थे उन्होंने क्या किया, यहां आए और कहां पे बसे, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु ज्योग्राफिकल एरिया। कौन सा? सप्त सिंधु ज्योग्राफिकल एरिया। व्हाट इज सप्त सिंधु ज्योग्राफिकल एरिया? सप्त सिंधु ज्योग्राफिकल एरिया इज सिंधु रिवर एंड हिज ट्रिब्यूटरी रिवर्स। सिंधु और उसकी सहायक नदी के जो एरियाज हैं वो क्या है, आपके सप्त सिंधु एरियाज है। तो होता क्या है, वो आए, आके यहाँ पे बसे और बसने के बाद जिस सभ्यता को उन्होंने अपनाया वो क्या कहलाया आपका? क्या कहलाया? जोर से बोलो, जोर से। वैदिक सभ्यता कहलाया। क्या कहलाया? वैदिक सभ्यता कहलाया। समझ में आ गया? तो आर्य जो थे वो आए यहाँ पे और आने के बाद सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए और उन्होंने जो सभ्यता बनाई वो क्या थी? वैदिक सभ्यता थी। उसी वैदिक सभ्यता से क्या होता है, हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में? ऋग्वेद और उत्तर वेद से वैदिक की जानकारी इसी वेदों से हमें मिलती है। अब आर्य कौन थे, ये बात डिबेटेबल है। इट इज डिबेटेबल टॉपिक्स। हर कोई आर्य को अलग अलग मानते हैं। नंबर 1, पहला बोलते हैं आर्य जो थे वो भारत के मूल निवासी हैं, बोलते हैं दे आर फ्रॉम लोकल इंडिया। पहला कॉन्सेप्ट। वो भारत में पहले कहां थे वो लोग? हड़प्पा में थे। हड़प्पा के बाद वो लोग क्या है, हड़प्पा में सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, सब चीज तहस नहस हो गया और इस बाढ़ की वजह से उन्होंने क्या किया, वहां से हटके कहां गए? गंगा यमुना दोआब में आ गए। कहां गए? गंगा यमुना दोआब में। और गंगा यमुना दोआब में उन्होंने क्या किया? वैदिक सभ्यता की नींव रखी या वैदिक सभ्यता को क्या किया? इस्टेब्लिशमेंट किया। समझ में आ रहा है? ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आर्य यहाँ के नहीं थे। आर्य आए सेंट्रल एशिया से। कहां से आए? सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से। इसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी को थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए और मध्य एशिया से आने के बाद कहां पे बस गए? गंगा यमुना दोआब और सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए। और प्रदेश में बसने के बाद उन्होंने क्या की? नई आर्यन संस्कृति को जन्म दिया। उस आर्यन संस्कृति से क्या हुआ, बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दूसरी सिविलाइजेशन जो थी वो वैदिक सिविलाइजेशन, उसका उदय हुआ। और उन्होंने क्या किया? अपने आचार विचार नियम ये सब चीज जो है वो किसने? विश्वामित्र जी ने। किसने? विश्वामित्र जी ने, मनु ने, ये सब लोगों ने मिलकर क्या की? वेदों की रचना की। टोटल कितने वेद हुए? 4 वेद हुए। कौन कौन से? अथर्ववेद। और कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है ना। अब होता क्या है, वेद में बताया गया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। वेद में बताया गया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज क्लास, व्हाट इज कास्ट, व्हाट इज डिवाइडेशन, व्हाट इज ग्रुप। ठीक है, कौन से देवता को मानना चाहिए, कौन सा कार्य करने पे कौन सा देवता खुश होगा। देवताओं की जो प्रार्थनाएं है, स्तुति है ना, वो किसमें है? आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो स्तुति है वो किसकी है? इंद्र की है। इंद्र को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी किलों को नष्ट करने वाला। सोमापा कहा गया है। सोमापा मतलब बहुत अधिक शराब या मदिरा का सेवन करने वाला। ठीक है। देवों में देवेंद्र कहा गया है, यानी देवों में श्रेष्ठ कहा गया है। समझ में आ गया? इंद्र सबसे प्रमुख देवता था। सबसे ज्यादा जो उसमें वर्णन है ऋग्वेद में, किसका वर्णन है? इंद्र का वर्णन। इंद्र के बाद दूसरा वर्णन जो आता है वो आता है आपका अग्नि का। कितना आता है? अग्नि का आता है। अग्नि को क्या कहा गया है? हमारे और भगवान के बीच का आदमी कहा गया। हम जो यज्ञ में अर्पित करेंगे उसको भस्म करके धुएं के रूप में वो ऊपर भगवान के पास लेकर जाते हैं। कौन? अग्निदेव। और लेकर जाने के बाद क्या है? हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आवाज को भर कर वो धुआं भगवानों के कानों तक पहुंचाता है और भगवान खुश हुए तो क्या करते हैं? वो हमारा कार्य करते हैं। वरुण, वरुण को सागर का देवता कहा गया है। किसका कहा गया है? सागर का देवता कहा गया है। वर्षा का देवता कहा गया है। वर्षा के देवता वैसे इंद्र है, लेकिन उसको भी वर्षा का देवता माना गया वरुण को। तो इस तरह क्या है, इंद्र, वरुण और अग्नि जो था उनकी स्तुति किसमें है? ऋग्वेद में। समझ में आ गया? ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल। कितने मंडल है टोटल? 10 मंडल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंडल कौन सा है? 3 मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मंडल है चौथा मंडल। कौन सा? चौथा मंडल। चौथा मंडल किस में क्या है?
गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र। याद है किसी को? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा। किसने लिखा? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ की लड़ाई होती थी। कौन? ज्ञान की लड़ाई, मार वाली नहीं, ज्ञान वाली लड़ाई। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा और गायत्री मंत्र चौथे मंडल में। 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। किसको है? सोम देवता को। 10वां मंडल में एक पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। 4 वर्ण होंगे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपका किसमें बताया गया? आपका 10वें मंडल में बताया गया। समझ में आ गया? तो इस तरह क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसके बारे में पहले से आपको मैंने बताया। क्लियर है? दूसरा, ऋग्वेद के बाद आता है आपका क्या चीज? सामवेद। क्या आता है? सामवेद। सा से संगीत। ऋग्वेद के जो मंत्र है उसको सुरों में ढाला गया है। सामवेद को क्या कहा जाता है? सारे गामा पाधा निशा, 7 स्वर का क्या माना जाता है? जननी माना जाता है। संगीत का उदय कहां से हुआ? सामवेद से हुआ। पता था आप लोग को? नहीं पता था? किसी को नहीं पता था ये बात? ईमानदारी से बताओ। सबको पता था? सामवेद को क्या माना जाता है? संगीत। संगीत का क्या माना जाता है? उदय माना जाता है। कहां से? सामवेद से। अब सामवेद में क्या किया गया? ऋग्वेद के जो भी आपके मंत्र हैं उसको क्या किया गया? ढाला गया। समझ में आ गया? सुरों में ढाला गया और सुरों में ढालने के बाद उसको गाया गया। तो वो है आपका सामवेद। फिर आता है आपका यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? य से यज्ञ, या से यज्ञ या बलिदान। बलिदान मतलब हवन वाला, स्वाहा वाला बलिदान, है ना? आदमी का या फिर जीव जंतु का बलिदान नहीं, है ना? तो क्या होता है यजुर्वेद में? क्या बताया गया है कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उसको सामवेद में क्या किया गया है? सूर दिया गया है। और सूर के बाद क्या करेगा? यजुर्वेद में यज्ञ के विधानों का वर्णन है। यजुर्वेद में कई तरह के यज्ञ बताए गए हैं। उसमें से कुछ प्रमुख यज्ञ हैं। वाजपेय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और राजसू यज्ञ। कौन कौन सा? और राजसू यज्ञ। सबसे पहले आता है इसमें क्या? अश्वमेघ आता है। क्या आता है? अश्वमेघ आता है। अश्वमेघ किस लिए किया जाता था? घोड़ा जो होता था उसको छोड़ा जाता था। मैंने यहां से घोड़ा छोड़ा, इन्होंने जाने दिया, आपने रोक लिया, तो मेरा और आपका होगा युद्ध। क्या होगा? युद्ध। जो जीतेगा वो क्या करेगा? अश्वमेघ यज्ञ करेगा और घोड़ा ले जाएगा। समझ में आ गया? कई अश्वमेघ यज्ञ के आपके क्या मिलते हैं देखने को? उदाहरण मिलते हैं। राजसूय यज्ञ, चक्रवर्ती सम्राट, आपने मेरे को हरा दिया, फिर आपने घोड़ा छोड़ा और इन सब लोगों ने जान दे दिया, या किसी ने भी एक ने रोका या सब ने रोका, तो सबको हरा दिया आपने। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप राजसूय यज्ञ, चक्रवर्ती सम्राट वाले। युधिष्ठिर किया था, याद है? जब उसने हस्तिनापुर बसाया था क्या इंद्रप्रस्थ, ठीक है? अंधे का बेटा अंधा करके द्रौपदी ने नहीं कहा था उसे? एक पानी था, उसको कांच था, उसको पानी समझाओ, पानी था उसको कांच समझाओ, है ना? ग्लास, ठीक है? तो गिर गया उसमें बेचारा, उसने बहुत जोर से खिल्ली उड़ाई द्रौपदी जी ने, बोला अंधे का बेटा अंधा। वही से महाभारत का युद्ध का बीज था वो। इसीलिए क्या है, कभी भी किसी को सोच समझ के कोई बात बोलनी चाहिए। तो क्या है, फिर उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आई। समझ में आ रहा है? उसी समय वो क्यों आया था दुर्योधन वहां पे? क्योंकि इनवाइट किया था। किसने? युधिष्ठिर ने। किस लिए? राजसूय यज्ञ के लिए। 100 पुरोहित, 1000 पुरोहित लोग करते हैं एक साथ, बीच में सेंटर होता है राजा। समझ में आ रहा है? ये हो गया क्या? राजसूय यज्ञ, सबसे खर्चीला यज्ञ। लास्ट आता है आपका क्या? वाजपेय यज्ञ। राज्य में बहुत अशांति फैली हुई है, ठीक है? पूरा राज्य पूरा तहस नहस हो रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए? वाजपेय यज्ञ करना चाहिए। तो इस तरह के यज्ञ के विधान किसमें है? आपके यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में। फिर आप आते हैं किसमें? अथर्ववेद में। किसमें आते हैं आप? अथर्ववेद में। अथर्ववेद सबसे इंपॉर्टेंट वेद कहा गया है, क्योंकि अथर्ववेद जो है वो कलयुग से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित है
कलयुग से संबंधित है। जिस तरह इन वेदों में अलग अलग चीज बताया गया है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग थियोरी बताया गया है। जादू मंत्र टोने टोटके अंधविश्वास, भूत प्रेत माया जाल इंद्रजाल, सब किसमें है ये? गूगल प्ले में जाइए, जाके टाइप कीजिए अथर्ववेद के अचूक टोटके, करके देखिएगा अथर्ववेद के अचूक टोटके। अथर्ववेद में जो अचूक टोटका है उसको क्या किया है, कुछ होशियार लोगों ने गूगल प्ले में अलग अलग डाल दिया है। जैसे क्या करें, आपकी शादी में देरी हो रही है तो क्या करें, हल्दी डालकर नहाना शुरू करें, केले की पूजा करना शुरू करें, ठीक है। नजर लग गई किसी आदमी के ऊपर से 4 बार एंटी क्लॉक 3 बार उठा के उसको 4 भाग में काट के चौराहे के 4 तरफ फेंक दे। ये मैं करता नहीं हूं भाई, मैं पढ़ा हूं आप लोगों को लग रहा होगा अक्सर पढ़े होंगे, मैं क्या बहुत डीप स्टडी किया हूं चीजों का, समझ में आ रहा है। मैंने कितनी किताबें पढ़ी मुझे याद तक नहीं है, मैं आपको 100 किताबों का नाम बता सकता हूं अभी बैठे बैठे। मैंने नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर किसी ने पढ़ी है ना। कोई भी यहां पर आएगा मेरे जगह अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो आप मेरे को भूल जाओगे, फिर उसकी जगह कोई आएगा आप उसको भूल जाओगे। एक से बढ़कर एक महारत हासिल किए हुए स्टूडेंट है, पूरा देश चलाता है वो यूनिवर्सिटी, पता है ना आप। सब कहां से पढ़े हैं सब, राहुल गांधी, मोन्टेक सिंह ओलिया, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, ये सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित, यहाँ के गवर्नर अजीत जोगी, जानते हैं जोगी जी को, सब कहां से पढ़े, अमित जोगी, सब वहीं के प्रोडक्ट है, डीयू के प्रोडक्ट। एडमिशन ही नहीं होता है वहां। मेरा हुआ था 91% आए थे मेरे 12th, यहां मेरा 9th रैंक था स्टेट में। फिर मैं सीधा यहां से दिल्ली भेज दिए पापा मेरे को, मैं बोला नहीं रह पाऊंगा जी, तू रोगा कुछ कर यहीं पढ़, बोलते और पढ़ के आ जा भैया वापिस, अच्छे से पढ़ के बस आ जा बोलते, और मेरे कुछ नहीं चाहिए करके। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मैं करता नहीं हूं टोना टोटका, ये सब उसमें लिखा हुआ है कि कैसे किसी को क्या करना, क्या बोलते हैं उसको जी, वशीकरण करना। भाई साहब समझ में आ रहा है, वशीकरण कैसे करना है, ठीक है। ये सब उस वेद में है, मैं उस वेद को उठाया हूं लाइब्रेरी से, मनाही है उसको पढ़ने में, ठीक है, उसको मनाही है पढ़ने में। वो कृष्णा कॉटेज टाइप का सीन है वहां पे, कृष्णा कॉटेज देखा है ना आपने, वैसी टाइप का सीन है उसको आप क्या है नहीं पढ़ सकते, इशू नहीं होता है, वो यहीं पढ़ लो भाई जो करना है। फोटो खींचोगे तो कैमरा वाला ब्लिंक करता है वहां पर, डीयू में फोटो नहीं खींच सकते, कोई भी करता है तो आ जाता है। बहुत हाईटेक लाइब्रेरी है, दुनिया की सब किताबें वहां पे, मतलब लगेगा संसार है पूरा ही किताबों का। तो मैं लिया, मैं बोला पढ़ने दे यार 2 मिनट, मैं बोला। तो उसके बाद मेरी प्रोफेसर थी मैम, ठीक है, निकिता मैम, वो बोली देने दो, बहुत अच्छा बच्चा है करके, पढ़ने दो। तो मैडम बोली चलो और मैं तुमको बताती हूँ करके, ठीक है। वो मैडम ऐसा सब दिखा दिखा के डरा डरा के बता रही थी, मैं डर गया, है ना। वैसे ही मैडम क्रांतिकारी थी, क्रांतिकारी मीन्स मैडम एक्चुअल में पीएचडी की थी ज्योतिष शास्त्र में, और इसमें भी, किसमें, आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और काला टीका लगाना और काला कुर्ता पहनना और जीन्स पहनना, वही उनका ड्रेसअप हुआ करता है। अभी मैडम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चली गई 2 साल के लिए, है ना, क्योंकि उनके हस्बैंड वहीं है। तो मैडम मेरे को बोले इधर आओ बेटा मैं तुमको दिखाता हूँ। मैं तो डर गया भाई, ऐसा ऐसा चीज उसमें देखा, बताया, सब चीज उसमें दिखाया है पूरा का पूरा। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो जितनी भी चीजें होती है ये सब इन्हीं सब से ली जाती है। जैसे जो पढ़ा लिखा इंसान है, जैसे मेरे को कोई डायरेक्टर बुला लिया मूवी का, भाई कोई वो बता मेरे को, बोले कोई चीज, तो ऐसी एक्सप्लेन किया, मैं उसको इमेजिन करके पिक्चर बना देता है, समझ में आ रहा है। उसके लिए भी इंटेलेक्चुअल लोग का काम होता है पिक्चर बनाने के लिए भी। जैसे एक मूवी आई थी भूल भुलैया 2, है ना, उसमें वो देखना, वो लड़की जो तंत्र मंत्र करती है, वो एक प्लेस रहता है, याद है आपको, ये ऑडी टाइप का, वो प्लेस अथर्ववेद के फोटो से लिया गया है, अथर्ववेद के में वो फोटोज हैं। तो अथर्ववेद में यही सब जादू टोना भूत मंत्र, ठीक है, अंधविश्वास के बारे में बताया गया है, समझ में आ रहा है। तो ये वेद जो होते हैं, इन वेद के 2 भाग है। कितने भाग है वेद के? 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। वेद का पहला भाग होता है आपका उपनिषद, क्या होता है, जो आपके सिलेबस में है, और बाकी के 2 भाग आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी के 2 भाग आपके सिलेबस में नहीं है, है ना।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा अथर्ववेद में है। कंफ्यूज है थोड़ा सा ये, मैं फिर भी देख लेता हूं तीसरे में है या चौथे में है, एक मिनट वेट कर लीजिए। चौथे मंडल में है, ठीक है, चौथे मंडल में है ना। तो कहने का मतलब है ये सब चीजें जो है ये सब मैं लिखाऊंगा आपको, अभी ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था कहानी। अब उपनिषद जो है आपके टॉपिक में है, उपनिषद जो है आपके टॉपिक में है ना। अब होता क्या है, उपनिषद, स्मृति और ब्राह्मण, ये किसके पार्ट है, आपके वेद के पार्ट है। समझ में आ रहा है। अब वेद में क्या है, उपनिषद कितने हैं टोटल, 108 उपनिषद। उपनिषदों का विषय क्या है, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध बताना, दर्शन से संबंधित है, वो फिलॉसफी से संबंधित है। जैसे व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ, जन्म के बाद क्या होगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, व्यक्ति को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, अवतारवाद की अवधारणा, ये सब चीज जो है आपका वेद में दिया गया है। कुछ वाक्यांश वेद से लिए गए हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। वैसे एक श्वेताश्वर उपनिषद है, ठीक है, यम एवं नचिकेता संवाद, सॉरी सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और यम एवं नचिकेता संवाद किससे लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। ऐसे कुछ उपनिषद हैं, इसमें दर्शन का विषय है। ये उपनिषद क्या करते हैं, अगर वेदों में कहीं दिक्कत होती है तो आप जैसे इंग्लिश के लिए डिक्शनरी उठाते हैं, डिक्शनरी क्या उठाते हैं, डिक्शनरी, वैसे ये डिक्शनरी है, व्याकरण है। किसका व्याकरण है, वेदों का। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूला की अलग बुक पढ़नी पड़ती कई बार, जो फॉर्मूला की बुक है वो क्या है, आपकी उपनिषद है। उस फॉर्मूला या दर्शन को पढ़ के आप क्या है, वेद को आसानी से समझ सकते हैं, जो बहुत कम लोगों ने आजकल पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, वेद में क्या किया गया है, रहस्यवाद की बात की गई है, सिक्रेटिज्म की बात की गई है। रहस्यवाद मतलब क्या होता है, वे चीज जो रहस्य बने हुए हैं। जैसे इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, एक रहस्य है। भगवान जो है क्या सच में अवतार लिया, ये भी क्या है, एक रहस्य है। समझ में आ रहा है। व्यक्ति का मरने के बाद सही में मोक्ष मिलता है क्या, ये क्या है, रहस्य है। स्वर्ग और नर्क ये क्या है, एक रहस्य है। तो ये सब रहस्य की बातें थी, और इसको ये रहस्यवाद भी किसका सब्जेक्ट है, उपनिषद का सब्जेक्ट है। दूसरा कहा गया, मानव को अपने जीवन का संचालन किस तरह से करना चाहिए, यानी जीवन के नियम, जीवन को जीने के नियम क्या होने चाहिए, किसके अनुसार, वैदिक काल के अनुसार। किसमें दिया गया है, आपका उपनिषद में दिया गया है। समझ में आ गया है। उपनिषद में क्या दिया गया है, और वे बातें जो वेदों से छूट गई, वे बातें जो वेदों से छूट गई, उसे किसमें डिस्क्राइब किया गया है, उपनिषद में डिस्क्राइब किया गया है। वेद जो है वो क्या है, एक लिमिटेड क्राइटेरिया में काम करते हैं। जैसे ऋग्वेद जो है वो केवल स्तुति पे समर्पित है, लेकिन जो उपनिषद है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। उसमें आपके भगवान के बारे में भी है और समस्या के बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिलती है। समझ में आ गया। तो इस तरह क्या है, वेद और उपनिषद जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगर आप वेदों के बिना उपनिषद का और उपनिषद के बिना वेदों को समझने या उसके दर्शन को समझने की क्या है, कल्पना नहीं कर सकते आप किसी भी तरह। ये हो गया पहला चीज, उपनिषद। उपनिषद के बाद आता है आपका क्या, ब्राह्मण। क्या आता है, ब्राह्मण। हर वेद से कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके मेंस में नहीं है, लेकिन फिर बता रहा हूं। जैसे आपका गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण किसका है, अथर्ववेद का है। समझ में आ रहा है। तो उस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ और भी नियम जो उपनिषद के नियमों को समझाने के लिए बनाए गए। उपनिषद के नियम में अगर दिक्कत होगा तो क्या है, वो ब्राह्मण को पढ़ेगा। और जो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ सकता वो क्या है, केवल संसार की रीति रिवाज को जाने, संसार की उत्पत्ति कैसे उसको सिंपल ढाने, उसे कहते हैं आप स्मृति। क्या कहते हैं, स्मृति। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, क्या नाम उसका, मनु स्मृति। कौन सी है,
मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये सब स्मृति है पूरी की पूरी। नारद जी जो अपनी स्मृति नारायण नारायण करके कहीं भी प्रकट नहीं हो जाते हैं, ठीक है, तो वही जो उनके जो अनुभव है नारद जी के, वो उसमें आपके नारद स्मृति में आपको देखने को मिलेंगे। मनुस्मृति में मैंने आपको बता दिया था कि मनु को कैसे राजा बनाकर भेजा था और नियम का पालन किया, वो आपकी मनुस्मृति में है। तो उसी आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। सॉरी यार, ठीक, उसी में ब्राह्मण सिलेबस में है, ब्राह्मण सिलेबस में नहीं है जी। वेद है, उपनिषद है, ब्रह्मा है, आत्मा है, फिर भी मैं चलो बता दूंगा ब्राह्मण सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पढ़ते पढ़ते मैं क्या है खो जाता हूं, मतलब पढ़ाते पढ़ाते फिर ध्यान नहीं रहा मेरा। तो होता क्या एक्चुअल में, ये जो आपका है आपका दर्शन शास्त्र का जो ये वाला टॉपिक है, इसको हम लोग शुरू करेंगे कहां से, परिचय से। परिचय में ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। वैदिक संहिता का परिचय दीजिए करके भी क्वेश्चन आता है। फिर हम करेंगे वेद के बारे में, वेद के चारों प्रकार, उसके नाम, ठीक है, और उसमें क्या क्या दिया, फिर उसके विषय क्षेत्र के बारे में, फिर वेद की विशेषताओं के बारे में, फिर हम करेंगे उपनिषद के बारे में, उपनिषद के नाम क्या क्या है, कौन कौन से प्रमुख उपनिषद है, उपनिषद के सब्जेक्ट क्या क्या है, और उपनिषद की विशेषताओं के बारे में। फिर हम करेंगे वेद और उपनिषद में संबंध क्या है, कितनी समानता है और कितनी असमानताएं हैं, और फिर हम आ जाएंगे निष्कर्ष में, है ना। कोशिश करते हैं कि ये आज हो जाए, आज ये वाला टॉपिक आपका, नहीं तो आराम से ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, रत्नेश, समीर, रीति, कोई दिक्कत? आप में से इंग्लिश और हिंदी वाले कौन कौन है, एक बार वो कमेंट कर देते तो मेरे को आसानी होती। समीर, आपका कौन सा मीडियम है, इंग्लिश हिंदी लिखना, रत्नेश, और आपका रीति जी, रीति जी आपका बताइए। रत्नेश आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? समीर का इंग्लिश मीडियम, रीति का इंग्लिश मीडियम, रत्नेश का हिंदी मीडियम, ठीक, चलिए ठीक है। हाँ बताइए। इंद्र वरुण अग्नि जब ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। हिस्ट्री अलग, हिस्ट्री का जो होगा ना आंसर, वो इसमें मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिलॉसफी ज्यादा डीपली है। फिलॉसफी में आप वेदों के बारे में अंदर तक जानेंगे, ये नहीं जानेंगे कि किस वेद में क्या है कैसा है, उस वेद के दर्शन के बारे में जानेंगे, उस वेद के अंदर क्या लिखा गया। समझ लो आप एक तरह से हमको चारों वेद का सार लिखना है, चारों वेद का क्या लिखना है, सार लिखना है। यहाँ की जो किताबों में जो आप मार्केट में जो लोग बेच रहे हैं किताबें, जो आपका पेपर दर्शन शास्त्र का बना के, आप देखना उसमें 2 पेज में खत्म है। देखें आप लोग, कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सब्जेक्ट। तो आपका समस्या समझ नहीं आया, मैं आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ, नहीं वो डिबेटेबल टॉपिक है। ये तो पता नहीं यार, ये तो ऐसा है कि ये तो जो हम लोग पढ़े हैं किताबों में उसी आधार पे हमको मानना पड़ेगा। ये तो वो वाला मतलब बात है, मतलब एक तरह से मतलब इतिहास को ढूंढ रिसर्च, ये तो रिसर्च वाला बात हो गया। रिसर्च होते हैं ना, जो रिसर्च का टॉपिक जो होता है पीएचडी का, नहीं इसमें होता है चर्चा, इसमें होता है चर्चा। जो इतिहास के लोग होते हैं ना, जो हिस्ट्री में करते हैं, जो पीएचडी वगैरह, उन लोगों को का ये टॉपिक होता है, और उसमें मेरे को तो इसका जानकारी नहीं है,
लेकिन ये जो है मुझे लगता है जहां तक कि अगर कॉमनली व्यू जो है जो तो हिस्ट्री को क्या करते हैं कहीं ना कहीं फिलोसफी के साथ कनेक्ट करके ही पढ़ाते हैं। ऐसा फिलोसफी वाले ये नहीं करते कि अपना फिलोसफी अलग दे दिए पूरा और जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको अलग दे दिए, ऐसा नहीं करते। वो ज्यादातर करते हैं नहीं भाई, जो आपका 10वां मंडल है वो पुरुष सूक्त है, बिल्कुल ठीक है, ये बताएं, और पुरुष सूक्त में क्या है वो थोड़ा समझा देते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप जो बता रहे हैं ये यूपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन, बहुत पहले पूछा था जब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। आप लोग यहां भी ऑप्शनल हो जाएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूं, जल्दी पेपर क्लियर कर लो। कहां ऑप्शनल हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में एक ऑप्शनल हो जाएगा 2-3 साल बाद। चिंता मत करो, मैं तो पढ़ा लेता हूँ ऑप्शनल वैसे, लेकिन जो मैं पढ़ाया हूँ वो ऑप्शनल जैसे पढ़ता हूँ। उसमें क्या है कि मैं एक्चुअल में 3 हिस्ट्री, पॉलिटी और फिलोसफी 3 ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। ऑप्शनल मेरे यहाँ ऑप्शनल पढ़ाने वाले छत्तीसगढ़ में कोई नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल के लिए बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, है ना। उसमें 2 नंबर 4 नंबर नहीं, सीधा 10 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा फिर। तो अभी बात चल रही है, अभी 2-3 साल बाद चेंज होगा सिलेबस, अभी नहीं, 2-3 साल टाइम लगेगा, अगर मे भी होगा तो, क्योंकि यूपीएससी को फॉलो करता है हमेशा हर पीएससी, आप लोग को पता हो, तो इसलिए है। तो ये सब चीजें हैं, और इसमें क्या है कि जो वेद और उपनिषद के बीच जो अंतर और उनका विषय है वही आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है। उपनिषद से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। वेद क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। त्रयी क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। स्मृति क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ब्राह्मण क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, समझ में आ रहा है। 2-4 जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका इसमें, वो आएगा आपका वेदों के प्रमुख अंतर्निहित विषय के बारे में लिखिए, उपनिषदों के अंतर्निहित विषय के बारे में लिखिए, एंड डिफरेंस बिटवीन वेदस एंड क्या उपनिषद, है ना, डिफरेंस एंड इनडिफरेंस बिटवीन वेदास एंड उपनिषद। तो यही आपका जो है उसमें बनेगा टॉपिक, ठीक है। तो एक बार लिखना शुरू करें, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। सबसे पहले लिखिए यहां पर इंट्रोडक्शन, परिचय, परिचय, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखिए वेद एंड उपनिषद इज, वेद एंड उपनिषदास इज Hindu religious sources, Hindu religious sources of ancient history। वेद और उपनिषद प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य के विषय हैं। Knowledge about Rig Vedic and early Vedic period, knowledge about Rig Vedic and early Vedic period is described in 4 Vedas। वैदिक, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल की जानकारी, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें 4 वेदों से प्राप्त होती है। द टाइमिंग ऑफ वैदिक पीरियड इज, द टाइमिंग ऑफ वैदिक पीरियड इज 1500 to 600 BC, 1500 to 600 BC। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक काल का समय जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व है। आप लोग लिख रहे हैं ना ऑनलाइन वाले सब साथ साथ, 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। एंड दे एस्टेब्लिश द कल्चर कॉल्ड
वैदिक कल्चर इन सप्त सिंधु ज्योग्राफिकल एरिया। मध्य एशिया से आकर सप्त सिंधु प्रदेश में बसने के बाद, सप्त सिंधु प्रदेश में बसने के बाद आर्य वैदिक संस्कृति के जन्मदाता बने। वैदिक संस्कृति के जन्मदाता बने। फॉर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने रीति रिवाजों एवं नियमों के लिए they start writing Hindu religious literature। अपने नियम कायदा कानून के लिए उन्होंने भारतीय धार्मिक साहित्य लिखना प्रारंभ किया। भारतीय दार्शनिक साहित्य लिखना प्रारंभ किया। सो द वेदास एंड उपनिषद इज part of this literature developed by Aryans। तो ये वेद और उपनिषद भी आर्यों के द्वारा उजागर किए गए साहित्य। We will discuss the different between Vedas and उपनिषद। हम यहां वेद और उपनिषदों के मध्य अंतरों का अध्ययन करेंगे। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द बोथ लिटरेचर, और दोनों साहित्यों की विशेषता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक डालिए वेदास। वेद ठीक है। उसमें लिखिए वेदास ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। वेदास ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। वेदास ऑल्सो कॉल्ड श्रुति एंड ऋग्वेद सामवेद and Yajurved called Vedatrayi, ठीक है। ऋग्वेद हिंदी में बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला क्या? अच्छा, क्या बोला? चार वेदों को श्रुति कहा जाता है। चार वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। और ऋग्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहते हैं। ठीक है, वेदत्रयी कहते हैं। उसके बाद लिखना है आपको ऋग्वेद इज ओल्डेस्ट वेदास। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। इट इज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास।
वेद व्यास के द्वारा इसे संकलित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ऋग्वेद, वी हैव टोटल 10 मंडल इन ऋग्वेदास। ऋग्वेद में कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल, 10 मंडल। ठीक है, इंद्र, वरुण एंड अग्नि, इंद्र, वरुण एंड अग्नि। where dominating god of Rigvedic parade, dominating god of Rigvedic parade. In Rigveda, name of Indra was described 250 times. ऋग्वेद में 250 बार। अच्छा, इंद्र, वरुण और अग्नि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। इंद्र, वरुण और अग्नि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। हो गया। उसके बाद लिखिए, नेम ऑफ इंद्रास, इंद्र का नाम 250 बार लिया गया। नेम ऑफ इंद्रा डिस्क्राइब 250 टाइम्स। नेक्स्ट, नेम ऑफ अग्नि डिस्क्राइब्ड 200 टाइम्स। नेम ऑफ अग्नि डिस्क्राइब 200 टाइम्स। समझ में आ गया। फिर वही चीज लिखना है इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ इंद्र लिख लोगे, लिखवा देता हूं। ठीक है, इंद्र वॉज नोन एज पुरंदर। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इंद्र कॉल्ड पुरंदर मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट, मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट, किलों को नष्ट करने वाला, किलों को नष्ट करने वाला। His nickname was देवेंद्र एंड सोमापा। देवेंद्र एंड सोमापा। उसका अन्य नाम देवेंद्र और सोमापा था। सोमापा में लिखना कोष्टक में, एल्कोहल लिख लेना, मदिरा पीने की वजह से, मदिरा बहुत पीता था तो उसको सोमापा कहते थे। क्या कहते थे? सोमापा, इंद्र को, है ना। नेक्स्ट लिखिए, अस्तोमा सदगमय। अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय। ठीक है, सेंटेंस इज taken from ऋग्वेदा। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। सर, इसमें मनु स्मृति ऑल्सो रिटन इन वैदिक पीरियड? यस, Manu Smriti is also written in Vedic period. Manu was belong from the Vedic period. बताया था ना कि मनु को क्या किया था? बताओ क्या किया था मनु? कौन है मनु? पूरा अच्छे से पूरा बताओ ना, वो सिचुएशन क्या था, कैसा था यार। कितने अच्छे से होता है। मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना। वही व्यवस्था कायम थी समाज में। लोग परेशान हो चुके थे तो लोगों को क्या चाहिए था? कोई
गवर्निंग बॉडी चाहिए था, तो ब्रह्मा ने क्या किया, मनु को भेजा। मनु आए और आके एक कायदा कानून पर किताब लिखी, ये कायदा कानून होगा, वो क्या कहलाया, फर्स्ट लॉ। अच्छे से बताया करो ना, पढ़े नहीं हो क्या? फर्स्ट लॉ यानी पहला कानून, समझ में आ गया? और उसी फर्स्ट लॉ यानी मनुस्मृति के आधार पर समाज वैदिक सोसाइटी चली, समझ में आ गया? तो ये है, आपको क्लियर है? ठीक है। मंडल, मंडल मतलब होता है आपका टोटल 10 मंडल होते हैं, मतलब चैप्टर, क्या कहेंगे उसको, चैप्टर। मंडल मतलब चैप्टर कहा जाएगा। जैसे टोटल कितने चैप्टर हैं, 10 मंडल है। 10 मंडल जो है उसमें अलग अलग क्या किया, उसमें सूक्त है, समझ में, अलग अलग श्लोक है, समझ में आ रहा है? तो उस मंडल के अंदर में है, मतलब किसके अंदर में है, वो अध्याय के अंदर में, उसको कहते हैं मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है। अस्तोमा सदगमय, उसका मतलब होता है अस्तोमा सदगमय, मृत्युमा ज्योतिर्गमय, ऐसा कुछ है, अमृतम गमय, अस्तोमा सदगमय मतलब हे माता हमें सद्बुद्धि प्रदान करना। ठीक है, अस्तोमा सदगमय याद नहीं है जी मेरे को हालांकि मैं पंडित आदमी, मेरे को पढ़ना चाहिए, लेकिन देखो यार, अस्तोमा सदगमय का मतलब होता है कि सद्बुद्धि प्रदान करना है ना, सद्बुद्धि प्रदान करना, उसको अस्तोमा सदगमय कहते हैं। आप लोग देखते होंगे चाणक्य भी क्या करते थे, इसी कोटेशन को फॉलो करते थे, अस्तोमा सदगमय, है ना? तो ये है अस्तोमा सदगमय। ठीक है, एक बार देखिएगा क्या लिखा है गूगल करके, अस्तोमा सदगमय का अर्थ। क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलो, गलत दिया जाता है इसमें भी तो। अच्छा, अस्तोमा सद्बुद्धि प्रदान करो, वो है। देखो, अस्तोमा सदगमय का मतलब ये होता है कि मेरा मार्गदर्शन करो, सत्य से असत्य, सत्य के मार्ग ले चलो लिखा हुआ है, लेकिन उसका होता है सद्बुद्धि प्रदान करो। अगर देखा है उसको, सद्बुद्धि प्रदान करो मतलब ऐसी बुद्धि जिसमें मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, वो पूरा श्लोक मेरे को याद नहीं है भैया, ठीक है, और वो सिलेबस में भी नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस में है उसको पढ़ने का मतलब है, जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने का मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ऋग्वेदा, समझ में आ गया? अब उसमें लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इन इंडियन फिलोसफी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इन इंडियन फिलोसफी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इन इंडियन फिलोसफी। ऋग्वेद का भारतीय साहित्य पे क्या महत्व है, तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, ठीक है, वेदास आर द सोर्स ऑफ नो अबाउट हिस्ट्री, वेद इतिहास को जानने के स्रोत है। सोर्सेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सोर्सेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। पता है कौन कौन सा? नंबर 1 आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। नंबर 2 लिटरेचर सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। एंड नंबर 3 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी वृत्तांत। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इज, ऋग्वेदा का सबसे महत्वपूर्ण पहला महत्व, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है दीदी, थैंक यू। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इज, ऋग्वेद का पहला महत्व, टू नो द रिचुअल्स ऑफ एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के रीति रिवाजों को जाना गया। इट इज द फर्स्ट
religious literature of Indian history. It is the first religious literature of Indian history. यह पूरे भारतीय इतिहास का सबसे पहला साहित्य है. Rigved had elder sister of Samveda and Yajurveda. Samveda and Yajurveda. Rigved has elder sister of Samveda and Yajurveda. ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद की बड़ी बहन है. सामवेद इज टोटली बेस्ड ऑन ऋग्वेद. सामवेद पूरी तरह से ऋग्वेद से संबंधित है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इट इन्फ्लुएंस्ड द अदर रिलीजियस. इसने अन्य धर्मों को प्रभावित किया. इट इन्फ्लुएंस द अदर रिलीजियस. इसने अन्य धर्मों को प्रभावित किया. दैट दे हैड टू राइट देयर रिचुअल्स. That they had to write their rituals in their religious literature. कि वे अपने रीति रिवाजों को संहिताबद्ध करें. Buddhist and Jainist are example of this motivation. जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म इससे प्रेरणा प्राप्त किए. नेक्स्ट लिखिए. डिफरेंट फिलोसोफर. देखो समझा दूं पहले. देखो क्या होता है. पढ़ना हिंदी में क्या बोला मैं, जोर से पढ़ना. दूसरा पॉइंट. ठीक. क्या होता है कि पहली बार क्या किया गया, रिचुअल्स को लिखने की बात आई. अब वैदिक सभ्यता तो बन गई, लेकिन उसके रिचुअल्स को लिखा कैसे जाए. तो ऋग्वेद में उन भगवानों के बारे में लिखा गया भैया जिनकी हमको पूजा करनी. समझ में आ रहा है. अब लिखा गया और उनको पूजा करने की पद्धति अपनाई गई कि भाई यहाँ आएंगे इंद्र भगवान. जैसे ही हम देखें कि बाहर बारिश हो रही है, तो सबसे पहला दिया जो है वहां पर जला दे अपने चौखट के पास, या वहां पर कुछ भी अर्पित कर दे अन्न का दाना, क्योंकि वही क्या है, पानी गिरा रहा है और वो अन्न उसी से क्या हुआ है, अन्न आया. तो अन्न का दानों को क्या करे, पानी में मिला. ये सब रिचुअल्स है ऋग्वेद की. बहुत डीपली पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये. तो इस तरह की चीजों को क्या किया, पहली बार संहिताबद्ध किया गया. इसके पहले कभी संहिताबद्धता की बात नहीं थी. इसके पहले सिर्फ और सिर्फ क्या थे, आर्कोलॉजिकल, अशोक के अभिलेख, तो फलाना ढिकाना, ये सब पत्थर के शिलालेख, इसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता था. लेकिन इसने क्या किया, एक तो संहिताबद्ध किया किसको, धार्मिक रिचुअल्स को. तो उसने क्या किया, आने वाली जनरेशन को क्या पता चला, क्या सही है क्या गलत. समझ में आया. और हिंदू धर्म का उत्थान होने लगा. उसी तरह क्या है, इसको फॉलो जैन और बौद्ध लोगों ने किया. जैन और बौद्ध लोगों ने भी अंगुत्तर निकाय, ठीक है, और क्या अवदान शतक और दीपवंश, महावंश, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ और आचरांग सूत्र, इन सब में इन्हीं को देखकर कॉपी पेस्ट करके उन्होंने अपना ग्रंथ बनाया. समझ में आ रहा है. तो इसने क्या किया, इसका महत्व क्या है, इसने लिटरेचर जगत को क्या किया, संहिताबद्ध करने में अपना योगदान दिया. नंबर दूसरा पॉइंट था. नंबर पहला पॉइंट मैंने समझाया था, आर्कोलॉजिकल इतिहास को जानने के 3 स्रोत होते हैं. कितने स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत और विदेशी वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो पत्थर पर खोद कर लिखे जाते हैं, गुफा की दीवारों पर लिखे जाते हैं, खंभे पर लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। उसको कहते हैं अभिलेख। केवल वही थे इतिहास को जानने की प्रमाण पहले, उसी को कुछ कुछ दो दो चार करके लोग इतिहास लिखते थे। लेकिन जब धार्मिक इतिहास को लिखा गया तो धर्म के साथ साथ समाज की भी कुछ चीजें क्या की, लिखी गई। और जब वो लिखी गई तो उसको पढ़ के क्या हुआ, इतिहास लेखन में कितना सहायता प्रदान, जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आया? और उसी से फिर क्या निकला, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट बनकर आया। तो देखेंगे ऋग्वेद का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें देखने को मिलता है। क्लियर है? आपको क्लियर है जी? मयंक जी, कोई डाउट इसमें? आप लोग को, आपको पक्का? ठीक है, क्यों है बताओ भाई, आप ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट क्यों? बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ। हाँ, उसके बारे में बताया गया। और क्या बताया गया? समीर समझ में आ रहा है? रत्नेश? हाँ बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइडेंटिटी निकली उनकी। और बताओ मयंक जी। बस देखा देखिए वाला सिस्टम है। आप में से कोई कलेक्टर बन जाएगा कल को, आप ही लोग में से कोई, जैसे ये बन गया, मयंक जी सेलेक्ट हो गए, तो फिर क्या करोगे? इनसे मिलने के लिए कहोगे भाई क्या क्या पढ़े, आप तो हमारे साथ क्लास में थे, है ना? तो उसको देख के आप भी नोट्स बनाओगे। तो वैसे ही वेद भी और बाकी के साहित्य भी बने ऋग्वेद को देखकर। समझ में आ गया? सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपके नंबर कितने आए पीटी में इस बार? हाँ 96 आ जाए। 110 से 115 जाएगा, उसे ज्यादा नहीं जाएगा। जनरल का, जनरल का। ओबीसी का जाएगा 2 नंबर कम कर लो, 108 या 110। और बाकी का जो है वो भी 105 से ऊपर ही रहे, 105 104 104, 100 तक भी आ सकता है, 100 तक भी आ सकता है। तो क्या है, अभी पेपर जो हुआ, अब लोगों को मेंस के लिए भटक रहे हैं। देखो पेपर तो क्लियर कर लिया प्री का, है ना, पढ़ लिख, मेंस के लिए भटक रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। होता है दिमाग खराब हो जाता है। पहली बार आदमी का प्री निकलता है, इतनी बार पढ़ लिख के अब मेंस का नहीं होता तो आदमी परेशान हो जाता है। अरे वो तो पढ़े, पेपर 7 कहाँ से पढ़े, पेपर 6 कहाँ से पढ़े, इतिहास, राजनीति, भूगोल तो कहीं से भी पढ़ ले आदमी, क्यों, है ना? ठीक, इतनी सारी वो है, लेकिन उसमें भी क्या पढ़ना है ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए क्या है, मेंस का अच्छे से आप लोग तैयारी करोगे तो बहुत सारी चीज आसान हो जाएगा। तो ये है आपका ऋग्वेद का इंपॉर्टेंस, समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न पहला लिखिए, व्हाट इज ऋग्वेदा? ऋग्वेद क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय श्रुति? 2 नंबर, श्रुति से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, व्हाट इज त्रयी? त्रयी से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, व्हाट इज वेदत्रयी? वेदत्रयी से आप क्या समझते हैं? संगीता जी समझ में आ रहा है सब चीज? वेदत्रयी, व्हाट इज मीन बाय वेदत्रयी? वेदत्रयी से आप क्या समझते हैं? ये देखो, यही क्वेश्चन आएगा भाई आपका 2-2 नंबर का, है ना? ये सब इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आप लिखिए, नेक्स्ट आप लिखिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इन इंडियन लिटरेचर। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इन इंडियन लिटरेचर और इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन शास्त्र में
भारतीय दर्शन शास्त्र में ऋग्वेद के, भारतीय दर्शन शास्त्र में ऋग्वेद के, मैं घड़ी और मोबाइल नहीं लाया हूं तो मेरे को समय का याद दिलाइएगा ना। अच्छा ठीक 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 है, क्या बोल रहा हूं जी, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ प्राचीन भारतीय दर्शन में ऋग्वेद के क्या लिखे हिंदी में बताइएगा, ऋग्वेद के क्या महत्व है या क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका लंबा आएगा क्वेश्चन, इसको आपको लिखना है लगभग लगभग 100 शब्दों में। कितना नंबर का हो गया, 8 नंबर, है ना। ये हो गया ऋग्वेदा। नेक्स्ट लिखिए आप सामवेदा। देखो आप लोग जब जाओगे, कोई भी, हम लोग इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं यहाँ कोको में, चलो ठीक है, लेकिन कई मार्केट में कुछ नोट्स है, मैं नाम नहीं लूंगा उस इंस्टीट्यूट लोग का, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें फिलोसफी की किताबें बनाई है उन्होंने ऑप्शनल के लिए, ठीक है। तो वो ऑप्शनल जो के लिए जो किताबें बनाई हैं, वो पर्टिकुलर 1-2 इंस्टीट्यूट जो भी हैं, उन्होंने क्या किया है, इस चैप्टर को 2 पेज में खत्म कर दिया। वेद और उपनिषद का टॉपिक है और चारों वेद को डिस्क्राइब किए बिना सीधे दोनों के बीच संबंध बता के खत्म कर दिया। पढ़ा है आप लोगों ने, किसी ने देखा है, देखना है ना, बताऊंगा मैं आपको, क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है, ये मार्केट मटेरियल में मत जाना बिल्कुल भी, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना, उससे बाहर नहीं आएगा। 2 पेज में खत्म कर दिया है, किसको, एक इसको वेद और उसमें अंतर बता के खत्म कर दिया, फिर सीधा ब्रह्मा क्या है उसमें आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा लिखिए सामवेदा। सामवेदा ठीक, सामवेद इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद। सामवेद ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद लिखिए ऋग्वेद संबंध है, ठीक है। द प्रेयर ऑफ ऋग्वेदास, ऋग्वेद के द प्रेयर ऑफ ऋग्वेदास where sing in the Samved by 7 sur, मतलब ऋग्वेद के स्तुति को 7 स्वरों के आधार पर सामवेद में गाया गया है, या सामवेद द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ऋग्वेद से संबंधित है। क्यों ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद के जो आपके स्तुति हैं उसको क्या किया, 7 स्वरों में के सहारे से क्या किया गया है, संगीतबद्ध किया गया है। जैसे हनुमान चालीसा में गा रहा हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, राम अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कॉमन बोल रहा हूं। अब वही गुलशन कुमार ने क्या किया, उसे बढ़िया से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर म्यूजिक तबला बाजा के साथ बढ़िया से गाया है। तो वही क्या है आपका, सामवेद में क्या किया गया है, वैसे ही ऋग्वेद के मंत्रों को सुर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद लिखिए द सिंगर ऑफ सामवेदा कॉल्ड उद्गाता। GATA उद्गाता इज कॉल्ड उद्गाता। कौन, सिंगर, सामवेद को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इट इज ऑल्सो द मदर ऑफ इंडियन म्यूजिक। इट इज ऑल्सो
द मदर ऑफ इंडियन म्यूजिक, यह भारतीय संगीत की माता भी कहलाती है, यह भारतीय संगीत की माता भी कहलाती है। ठीक है, फिर गंधर्व वेदा वॉस, गंधर्व वेदा was the subveda of Samved. गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद। समझ में आ गया? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ सामवेद इन इंडियन फिलोसफी, बिकॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ सामवेद इन इंडियन फिलोसफी because music system and music world is emerged from Samved and connect with Indian philosophy by mantra uchcharan in later history. इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय करके इसने संगीतमय दुनिया को जन्म दिया और देवताओं के मंत्रों उच्चारण में संगीत का प्रयोग प्रारंभ हुआ। बस समझ में आ गया? देखो क्या होता है, सामवेद आया, ठीक है, हनुमान चालीसा जैसे उसको गाना वाना गाया, फिर पूरे मंत्र को स्पेशल गाना गाया, सबका सुर अलग अलग होता है। अब आप दुर्गा शिव तांडव को अलग सुर में गा रहे है ना, शिव तांडव को अलग सुर में गा रहे हैं और हनुमान चालीसा को अलग सुर में गा रहे हैं, क्योंकि दोनों के भाव अलग हैं। शिव तांडव भैया भगवान का एकदम तांडव वाला रूप है ना, और हनुमान चालीसा से प्रेम से मना रहे हैं देव, तो इसलिए क्या है, दोनों का सुर अलग है। तो किसका मंत्र का सुर क्या होगा, किस प्रार्थना का सुर क्या होगा, ये किसने बताया है? सामवेद। तो क्या हुआ इसका मतलब, संगीत का जन्म। समझ में आया? आज भी कोई गाना लिखते अलग है, म्यूजिक अलग देते हैं। लिखने वाला क्या कहलाता है? म्यूजिशियन। सुर देने वाला क्या है? म्यूजिक डायरेक्टर। और गाने वाला क्या है? सिंगर। हम लोग बोलते हैं अरे क्या सिंगर है यार, क्या गाना, वो कुछ नहीं है सिंगर, मेन तो वो दो लोग हैं, जिसने लिखा है। क्या है मयंक जी आपका फेवरेट सॉन्ग बताइए? कोई भी, मेरा जैसे बताता हूं, मेरा है किशोर कुमार का गाना सुनने वाला आदमी हूं मैं। हालांकि उतनी एज नहीं है मेरी, थोड़ा हेल्दी हूं, लेकिन फिर भी क्या है, पुराने गाने का शौकीन हूं मैं। पिताजी के साथ रहता था, मेरे पिताजी रहे नहीं, दिल्ली में था, तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया इस तरफ। तो शुरू से क्या हुआ, मैं 17 साल का था उस समय, है ना, आज अभी मेरी 29 चल रही है जब भी। तो उस समय क्या था, जब मैं छोटा था उसी समय से मैं जॉब करना शुरू कर दिया था दिल्ली में, कहीं कहीं कंटेंट राइटिंग, कहीं पढ़ाना। इसीलिए क्या है, पढ़ता भी था और काम भी करता था। पापा जी रहे थे नहीं मेरे। उसके बाद फिर क्या हुआ
मैं पिताजी के साथ काफी लगा तो मैं किशोर कुमार के गाने सुनता करता, तो अब वही गाने मेरे को पसंद आते हैं ज्यादातर। तो जैसे किशोर कुमार के गाने, हर गाने अलग अलग हैं सुर, कुछ में वो एकदम डांस करने लगता है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के, और कुछ में जैसे क्या करता है, शांत मन से गाता है। बड़े अच्छे समझा रहा हूं आपको। वैसे ही क्या है आपका सामवेद और यजुर्वेद। हनुमान चालीसा, सामवेद और ऋग्वेद है। हनुमान चालीसा का सुर अलग, इंद्र देवता की स्तुति का सुर अलग, माता की स्तुति का सुर अलग, विष्णु सहस्त्र नाम का सुर अलग, शिव तांडव का सुर अलग। इस तरह से हर स्तुति का अलग अलग सुर फॉर्मूला सामवेद में लिखा गया है। तो इसने क्या किया, संगीत को जन्म दिया। क्या किया, संगीत को जन्म दिया। उसी सुर फॉर्मूले से क्या किया हम लोगों ने, संस्कृत को हम लोगों ने क्या किया, हिंदी ट्रांसलेट किया। बाद में क्या किया, हिंदी ट्रांसलेट किया और हिंदी में संगीत सुनने लगते हैं। तो इस तरह से क्या है, और इस तरह क्या है, मंत्र उच्चारण हुआ और फिलॉसफी, भारतीय फिलॉसफी को क्या मिली, मजबूती मिली। संगीत किससे जुड़ गया, भारतीय दर्शन शास्त्र से जुड़ गया। लास्ट वर्ड लिखिए, द म्यूजिक एंड फिलॉसफी कनेक्ट टूगेदर, द म्यूजिक एंड फिलॉसफी the music and philosophy include together with the help of सामवेदा। सामवेद की वजह से दर्शन में संगीत का जुड़ा हुआ। एवरी वेद, समीर, एवरी वेद इन्फ्लुएंस इंडियन फिलोसफी इन एवरी सिनारियो, बट अथर्ववेद, ऋग्वेद एंड सामवेद हैड मोर कंट्रीब्यूशन। क्या होता है, सभी वेद ने क्या किया, भारतीय दर्शन, थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा टफ है, इसको समझना पड़ेगा। सभी वेद का संयोग है। जैसे ऋग्वेद का क्या है संयोग, बताइए। सबसे पहले क्या किया, संहिताबद्ध किया गया, जानकारी मिली, रिचुअल्स की जानकारी मिली, देवताओं की जानकारी मिली, धर्म की जानकारी मिली, देवताओं को पूजना शुरू किया, इंद्र का नाम था। सामवेद से क्या किया, संगीत का इंपॉर्टेंस सामने आया, संगीत में दुनिया हुई, शुरू से धारा गया। यजुर्वेद में क्या हुआ, यजुर्वेद का इंडियन फिलोसफी में क्या है, योगदान अधिक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि यजुर्वेद में ज्यादातर क्या है, इंडियन फिलोसफी में जो है वो यज्ञ, बलिदान, ये सब चीज का विरोध बाद में प्रारंभ हो गया। जैन और बौद्ध धर्म ने क्या किया, यज्ञ और ये सब पशु बलि प्रथा के विरुद्ध में अपनी फिलोसफी जो है वो पैदा की। तो इसीलिए क्या है, यजुर्वेद का उतना अधिक नहीं माना जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यजुर्वेद जो है, इनको समझा रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए, यजुर्वेद जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहला चीज। दूसरा ये बोलते हैं यजुर्वेद कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो क्यों है, तो उसमें क्या है, यजुर्वेद में सबसे पहले क्या है, यज्ञ के बारे में लिखा गया, आहुति के बारे में लिखा गया, और फिलोसफी का ये पार्ट है, ऐसा बोलते हैं लोग। दूसरे वाले क्या बोलते हैं, नहीं, ये नहीं है, यजुर्वेद का कोई योगदान फिलोसफी में नहीं है, क्योंकि यजुर्वेद क्या है, वो केवल यज्ञ से संबंधित है, और यज्ञ आ जाएगा धार्मिक जीवन में, और हम क्या पढ़ रहे हैं, दार्शनिक जीवन। हम क्या पढ़ रहे हैं, दार्शनिक जीवन। तो इसलिए क्या है, यजुर्वेद धर्म से जुड़ा हुआ वेद है, ऐसा बोल के कुछ फिलोसोफर इसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। कपिल मुनि खुद क्रिटिसाइज करते हैं, गौतम मुनि क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं यजुर्वेद का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। क्यों, यजुर्वेद में तो धर्म के बारे में ज्यादा बताया गया है, दर्शन के बारे में बताया ही नहीं गया है। धर्म और दर्शन अलग अलग है, समझ में आ रहा है। तो ये है, लेकिन अथर्ववेद का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अथर्ववेद का इंपॉर्टेंस कैसे है, भारतीय समाज के दर्शन में एक अंधविश्वास भी एक पार्ट है। भारतीय समाज के दर्शन में क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग पक्का कि टफ जा रहा है? तो टफ टॉपिक है ये, लेकिन समझ में आ जाएगा पढ़ेंगे तो। भारतीय दर्शन शास्त्र में जब पढ़ेंगे तो अंधविश्वास भी समाज का दर्शन है कि नहीं? कई लोग मानते हैं ना, नहीं रे बिल्ली रास्ता काट देते हैं, मेरे मत जा, पथरा फेंक फिर जा, कई जगह मैं सुना हूं भाई ऐसा। तो ये क्या है, भारतीय समाज के फिलोसफी है, पार्ट है उसका। तो ये सब कहां से आया, ये अथर्ववेद से आया। अथर्ववेद में बताया गया है कि ये करोगे तो वो होगा, तो उसका पार्ट है। तो हम कहते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का कंट्रीब्यूशन जो है वो भारतीय फिलोसफी में अधिक रहा है, जबकि यजुर्वेद का उतना नहीं रहा है। यजु केवल और केवल धार्मिक परंपराओं, यज्ञ और इन सब तक सीमित रहा है।
समझ में आ गया आप लोग को? यही है इसका आंसर समीर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बताओ फिर आगे बढ़ूंगा जल्दी। इसका आंसर मैं आपको बाद में समझाता, आप हड़बड़ हड़बड़ ज्यादा करते हो। इसको मैं चारों वेद को लिखवाने के बाद इसको कंक्लूड में आता। ठीक है, तो ये हो गया। कहां तक लिखे थे? समझ में आया समीर? हाँ, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। What is the contribution of Samved in Indian philosophy? What is the contribution of Samved in Indian philosophy? 4 नंबर में लिखना है इसको, 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2 नंबर का। उद्गाता किसे कहते हैं? उद्गाता किसे कहते हैं? 2 नंबर बन जाएगा। गंधर्ववेद क्या है? गंधर्ववेद क्या है? व्हाट इज गंधर्ववेद? व्हाट इज गंधर्ववेद? बस ये 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। नेक्स्ट लिखिए यजुर्वेद। नेक्स्ट लिखिए यजुर्वेद। ठीक, पहले सब वेद के बारे में पढ़ेंगे, चारों वेद का में क्या दिया है, चारों वेद में इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उपनिषद में क्या दिया गया है, फिर दोनों को क्या करेंगे, क्या करेंगे दोनों को कंपैरिजन, खत्म फिर, है ना? यही है इसमें। यजुर्वेद में लिखिए, लिखिए यजुर्वेद में लिखिए, यजुर्वेद रिलेटेड टू religious perspective of Indian religion, भारतीय धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। The rituals of यज्ञ and हवन, the rituals of यज्ञ व हवन was described in यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ व हवन की परंपरा का उल्लेख है। यजुर्वेद में धर्म और यज्ञ की परंपराओं का उल्लेख है। ठीक है, इन यजुर्वेद different types of yajna rituals were described। विभिन्न प्रकार के यज्ञ पद्धतियों का वर्णन किया गया है। लाइक वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ, राजसूय, अश्वमेघ। That's why it is a religious way of वैदिक पीरियड। इसलिए यह वैदिक काल का धार्मिक वेद कहा जाता है। रिलीजियस वेद क्या कहते हैं इसे? धार्मिक वेद कहा जाता है। ठीक है, इट डिड नॉट हैव कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फिलॉसफी, इसीलिए इसका भारतीय दर्शन शास्त्र में कम महत्व है, लेस कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, ये हो गया आपका ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट लिखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद
अथर्ववेद, अथर्ववेद named in name of अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम से, अथर्वा ऋषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड सुपीरियर, इट इज कॉल्ड सुपीरियर इन ऑल थ्री वेदास। यह तीन वेदों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी। यह समस्या समाधान से संबंधित वेद है। यह समस्या समाधान से संबंधित वेद है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज, विभिन्न बीमारियों का इलाज बाय आयुर्वेदा। आयुर्वेद से बीमारियों का इलाज। ठीक है। मैजिक, जादू, ब्लैक मैजिक, काला जादू, वशीकरण, इंद्रजाल, गोस्ट, भूत प्रेत, एसेक्ट्रा, आदि एसेक्ट्रा is the part of or the chapter of अथर्ववेदा, is part of अथर्ववेदा। ठीक है। भूत लिख लिया, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इंद्रजाल, ये सब क्या है? अथर्ववेद के क्या है? विषय है, यानी वो है। दिस ऑल फीचर्स ऑफ अथर्ववेदा, अथर्ववेद के ये सभी तथ्य, दिस ऑल फीचर्स ऑफ अथर्ववेदा is the part of Indian society, is the part of Indian society। अथर्ववेद के ये सभी तथ्य भारतीय समाज के दर्शन के प्रकार माने जाते हैं, दर्शन के प्रकार माने जाते हैं। ठीक है। So it has very important role in Indian philosophy। तो इसका भारतीय समाज में, लिखो भाई, तो इसका भारतीय समाज या भारतीय दर्शन में बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। बिकॉज इन इंडियन फिलॉसफी, क्योंकि हम भारतीय दर्शन शास्त्र में Indian philosophy, we also read about bad rituals of society। We also read about bad rituals of society, क्योंकि भारतीय समाज में हम भारत में की कुरीतियों का भी अध्ययन करते हैं। कुरीति क्या क्या है, ये सब दर्शन शास्त्र का विषय है ना सर, तो ये सब आपका उसी में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एक और, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण व्यवस्था, डिस्क्राइब इन अथर्ववेद आफ्टर ऋग्वेदास, आफ्टर ऋग्वेदास पुरुष सूक्त, आफ्टर ऋग्वेदास पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के बाद, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के बाद अथर्ववेद में भी वर्ण व्यवस्था की बातें कही गई।
अथर्ववेद में भी वर्ण व्यवस्था की बातें कही गई। एंड वर्णा सिस्टम इज most important social features of and Varna system is most important social features of Indian philosophy। और वर्ण व्यवस्था भारतीय दर्शन शास्त्र का एक प्रमुख विषय भी माना जाता है। ठीक है, तो देखा जाए ये चारों में तो करेंटली फिलॉसफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस वेद को कहेंगे बताओ? नहीं, अथर्ववेद। तो कहेंगे अथर्ववेद। कनेक्टेड कौन है अभी फिलॉसफी से ज्यादा? अथर्ववेद। ऋग्वेद ने पुरुष व्यवस्था के बारे, वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दिया गया है, लेकिन उन वर्ण व्यवस्था के बारे में जो आगे का डिस्क्रिप्टिव विवरण है, समाज की कुरीति है, अंधविश्वास है, समाज में जो फिलॉसफी फैली हुई है, किसकी फिलॉसफी? बुरे की फिलॉसफी है ना, प्रॉब्लम को समझाने की फिलॉसफी, बीमारी को हटाने की फिलॉसफी है ना, वो किसमें है? सब अथर्ववेद में। समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन लिखिए इसमें, व्हाई अथर्ववेद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदास ऑफ इंडियन फिलॉसफी। व्हाई अथर्ववेद मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदास ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अथर्ववेद को भारतीय समाज का सबसे प्रमुख विषय क्यों मानते हैं? नेक्स्ट लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्टिव एरियाज ऑफ अथर्ववेदा? विषय वस्तु क्या है? 2 नंबर। क्या लिखोगे आंसर इसका? विषय वस्तु क्या है बताओ? एक एक आंसर सुनाओ अब आप लोग। समीर, रत्नेश, सब समझ में आ रहा है आप लोग को? सब समझ में आ रहा है? आप ऑनलाइन बैठे उन लोग को क्लियर है सब? अथर्ववेद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अंधविश्वास, जादू टोना, ये सब इंडियन फिलॉसफी के बारे में बताया गया है सब चीज। बताओ भाई कैसे लिखो, बताओ आंसर। रितु जी, क्या नाम है इनका? रिया जी, बताओ। उसके बाद आप बताना क्यों है, बताओ। वाई बताओ, वाई आर द क्या बोलते हैं, अथर्ववेद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद ऑफ करंट इंडियन फिलॉसफी। क्यों अथर्ववेद को वर्तमान में भारतीय समाज का सबसे प्रमुख विषय मानते हैं, बताओ। हिंदी में बता दो, जिसमें फ्री लगे उसमें बताओ, जिसमें आप कन्वर्सेशन करके बता पाओ। बताओ। लिखो इसका आंसर सब कोई, और पढ़ के सुनाओ। सब लोग इसका आंसर लिखो। वही क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन लिखाया, वो व्हाई अथर्ववेद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद? पी। दर्शन शास्त्र का। इसका आंसर लिखिए 10 मिनट में लिखिए, 5 मिनट 10 मिनट में, जितना जल्दी हो सके, जितना अच्छा हो सके लिखिए, बिना देखे ईमानदारी से लिखो। जो समझे हो उस हिसाब से मैं आप लोग का डिसाइड कर पाऊंगा कि आप लोग भैया की कितना कैचिंग है, और किस स्लो जाना है या और मुझे स्पीड जाना है, ये मैं क्या कर पाऊंगा, ये मैं तय कर पाऊंगा। इसका आंसर ईमानदारी से लिखिए। ऑनलाइन वाले को कैसे करूं जो क्वेश्चंस के लिए? आप लोग को नंबर दे दूंगा मैं अपना, आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप कर देना मुझे, है ना, वो कर देंगे। लिखिए, मैं ना 1 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ रह गया था? मैं तो लिखाया था यार, डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ। आप कहाँ गायब हो गए थे? ये देखिए, वाजपेयी, राजसू, ये सब लिखवाया तो था।
लिखवा दूंगा आपको, रुक जाइए थोड़ा सा, क्वेश्चन का आंसर लिखने दीजिए। कोशिश करिए अच्छे से लिखने का। लिख लिए? हाँ, नहीं ये वाला है ना जो आपका बताया था, 8 नंबर का बताया ना, मैं कितने का बताया? हाँ, 8 बोला ना। अथर्ववेद को सबसे महत्वपूर्ण वेद क्यों माना जाता है करके 8 नंबर का बोला ना, कितने नंबर का बोला था? हाँ, 8, हाँ। 8 वर्ड का फिर वर्ड देख लीजिए, 8 नंबर का वर्ड कितना होगा आपका? 100 वर्ड, ज्यादा नहीं है, 100 ही है, मतलब 10-11 लाइन। आप कोशिश कीजिए कि आप लोग लिखें अच्छे से। अब क्या है कि आप लोग वो वाला लाइन वाला कॉपी में लिखे नहीं, फिर से सब कॉमन कॉपी में लिख दिए। ऐसे में क्या करना चाहिए आप लोगों को पता है? वो अपने टेस्ट वाली कॉपी निकाल के उसमें आंसर लिखना चाहिए था। आप लोग उसी में लिख दिए इसमें कॉम, मैं वही देखना चाह रहा था कि कौन टेस्ट वाला कॉपी निकाल के लिखता है करके, लेकिन कोई नहीं निकाला। जब भी मैं क्वेश्चन का आंसर लिखने बोलूं तो उसी कॉपी में लिखना। उससे क्या होगा, आप लोग को एग्जैक्ट मेंस टाइप का फील आता है, वही वाला कॉपी मिलता है मेंस में। तो क्या है, आप अपना कर पाओगे कि देखो भाई कितना मैं कर पाता हूँ करके। खींच दो सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहां तक खत्म करो। हो गया? पढ़ के सुनाइए ना।
बढ़िया। इसमें एक पॉइंट बस और ऐड करना है उसमें कि क्या करना है आपको, एक पॉइंट कि दिस फीचर्स इज नॉट डिस्क्राइब इन यजुर्वेद इन अर्लियर वेद, 3 वेद। बस समझ में आ रहा है ये क्या थे उसमें, मतलब इसके पीछे के वेद जो थे उसमें डिस्क्राइब नहीं थे। इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर वो लिख देंगे तो। 8 में कितना मिल जाएगा? 5 नंबर। बढ़िया। अपना जैन नाम बताया था ना आपका नाम क्या बताया? मानस। मानस मानस। आपका फ्रेंड कहाँ गया? ऑनलाइन में? अच्छा ऑनलाइन है, ठीक ठीक है। तो आप बोलते हैं तो ये सुनाई नहीं देता ना बाकी लोग। तो अब जो आंसर बोलेंगे ना, ये अपना आंसर आप इसमें माइक में बोलेंगे, माइक को रखा जो पास करके आए आराम से करके, रिकॉर्डिंग वाले भी सुन सकते आंसर। आप बोलिए, अब बोलिए फिर से अपना आंसर तो जोड़ के बोलिए जो मैं बताया। Question is about why Atharvaveda is the most important Vedas of Indian philosophy. Atharvaveda is a type of related to later Vedic period. Atharvaveda is named in the name of Atharva Rishi. It is known as superior Vedas as compared to another because philosophy is the study about knowledge, practices, rituals, and problems of society. In Atharvaveda, their chapters is based on the treatment of disease, black magic, ghost, vashikaran, etc. And these are completely related about the Indian society. That is why Atharvaveda is the most superior and important in Indian philosophy. अथर्ववेद भारतीय दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि अथर्ववेद में दिए गए सभी विषय वस्तु वर्तमान के समाज में प्रख्यात है, जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज के समाधान का वर्णन है। जादू टोना, काला जादू एवं इंद्रजाल, वशीकरण जैसी चीजें समाज में चलती आ रही है। अथर्ववेद के आधार पर ही समाज में फैली कुरीतियों समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। चूंकि दर्शन शास्त्र समाज से संबंधित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है भारतीय दर्शन शास्त्र का। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। परंतु अथर्ववेद सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह समाज में होने वाले समस्या समाधान से संबंधित है, जैसे विभिन्न बीमारियों का इलाज, जादू टोना, टोटके, वशीकरण, मायाजाल आदि, भूत प्रेत आदि। अथर्ववेद के विषय समस्या और समाधान पर संबंधित है। ये सभी तथ्य भारतीय समाज के अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भारत में भारतीय समाज में होने वाले कुरीतियों का भी हम अध्ययन करते हैं और इसका निदान करते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था आदि। अतः भारतीय समाज में अथर्ववेद को प्रमुख विषय माना गया है। Atharvaveda is written in later Vedic period and is named after Atharva Rishi. Atharvaveda is most important than all the other 3 Veds in Indian society because of its problem-solving theme. It deals with black magic, treatment of various diseases, hypnotism, ghost, etc., and also deals with the bad rituals present in the society. It also describes about one system of the society which is not described in other 3 Veds of the society. So ऋग्वेद में सिर्फ मेंशन था, डिस्क्राइब तो ये अथर्ववेद में हुआ। I have written it also describes about one system which is not described in other 3 Veds. आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएगा। क्या है आपका? आपके शीट में है आप मानस मेरा सही है। तो आप
बताइए, मैं इतनी बढ़िया Sarari, Atharved is not a part of Vedtrayi and it was written in later Vedic era. But at present, Atharved is considered most important Veda in Indian philosophy because maximum people who follow Hindu culture in today's society are more inclined towards the tricks, spells, methods used to solve their problems and disease and to get relief from their problems easily. And these tricks methods are majorly described in Atharved only, that is Ayurved, black magic tricks, Indrajal, Vashikaran, ghost, etc. These things are majorly described in Indian society. Therefore, Indian society superstitious mentality is the main reason behind this. That is to achieve things through black magic, etc. easily. Atharved is not a part of Vedtrayi and it was written in later Vedic era. At present, Atharved is considered most important Veda in Indian philosophy because maximum people who follow Hindu culture in today's society are more inclined towards the tricks, spell, methods, and magic charms used to solve their problems and disease and to get relief from their problems and pain easily. And these methods are majorly described in Atharved only. They are Vashikaran, black magic, Indrajal, and ghost related things. Therefore, Indian society superstitious mentality is the main reason behind these things, that is to achieve things through black magic, etc. and to attain the power easily. ये है आपका आर्ट पिक्चर। ये देखो, मैं अपना वर्ड यूज किया। देखा? आप सबका आंसर मिलता है? जो अपना आंसर लगे, क्लियर है? Why Atharved is most important Vedas of Indian philosophy. Atharveda is a time related to later period, name of Athar Rishi. The Atharved is superior from all three Veda. It is based on problem solving theory, in which we study about the magic, black magic, Vashikaran, Indrajal, ghost. These are the main features of Atharveda and also the part of Indian society. So it's play a very important role in Indian society. In Atharveda, we also discussed about the Varna system, which is also a major problem in Indian society. So Atharveda is play a major role in Indian philosophy. Atharved got its name by the name of Rishi Atharva. It has description of many day-to-day social activities, their causes, cures, and remedies. It discussed many rituals which play very important role in Indian society. It provides the treatment of various diseases, whether the treatment are based on medicines
or by applying black magics and Vashikaran extra. Therefore, it is known as problem-solving Veda. All these unique features is not described in other Veda. Therefore, the Atharvaveda is most important among the other Vedas and gives a unique identification to the Indian philosophy. Atharvaveda is divided into four parts. Atharvaveda is divided into four parts, in which Atharvaveda is the superior in all the Vedas. Vedas is divided into four parts, in which Atharvaveda is one of the Vedas. It is superior in all the three Vedas. It is still valid in today's world, which we used to follow this in Hindu religion. Atharva name came from the Atharva Rishi. It is based on the problem solving, treating different diseases, black magics, Vasikaran, etc. It gives the social features of Varnas. Atharvaveda plays an important role in Indian philosophy because it tells about the bad rituals. आंसर अच्छा है और उसके बाद आपका और इनका आंसर दोनों का, आप तीनों का आंसर समान है, आपका और आपका, है ना? ठीक है, आपका थोड़ा सा वो करना है, आप अपना आंसर सुधारिए, आपका भी आंसर अच्छा है ना? मतलब मानस जी का, आपका और आपका चारों का आंसर मेरे को ठीक लगा। मतलब आप ऐसा है, थोड़ा सा बस अपने शब्दों को बढ़ाना शुरू करो, बस शब्द को बढ़ाना शुरू करोगे ना तो सब आप लोग का ठीक हो जाएगा, है ना? तो यहीं तक करते हैं आज। कल क्या करेंगे? उपनिषद, और उपनिषद के में क्या क्या कही गई ये बातें, और कल ये टॉपिक को कर देंगे खत्म, है ना? तो मैं आपको आज क्या क्या बताया? आज बताया आपको, आज मैंने आपको बताया सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि क्या है वेद, वेदों का बैकग्राउंड क्या है, समय क्या है, किस तरह से वेदों की रचना हुई, आर्य किस तरह से आए, कौन से प्रदेश में बसे, आर्य कहां से आए थे, कौन सा कल्चर उन्होंने दिया था, ये सब आपको बताया। फिर मैंने बताया वेदास के बारे में। वेदास में मैंने सबसे पहले बताया कि श्रुति किसे कहते हैं, विरित्री किसे कहते हैं, ऋग्वेद के बारे में बताया, मंडल के बारे में बताया, उसके गायत्री मंत्र के बारे में बताया, इंद्र के बारे में 250 बार, अग्नि के बारे में 200 बार, पुरंदर किलों को नष्ट करने वाला, अस्तोगा, सदगमय, सोमापा, ये सब फैक्ट बताया, और ये बताया कि कैसे ऋग्वेद में स्तुति के बारे में आपका बताया गया। समझ में आ गया? फिर मैंने सेकेंडली आपको क्या बताया? सामवेद के बारे में। सामवेद किस तरह से क्या है? संगीत से संबंधित है। किस तरह ऋग्वेद की स्तुति को क्या किया गया है? संगीत में ढाला गया है। 7 सुर इसी से आपके निकलते हैं। पहली बार क्या किया? संगीत का जन्म होता है। जो सामवेद को गाता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ये क्या है? मदर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहलाती है, क्योंकि इसमें हर मंत्र के अलग सुर होते हैं। उसी ने क्या किया? भारत में म्यूजिक को जन्म दिया। और म्यूजिक किसका है? दर्शन का भी एक प्रकार क्या है? संगीत है। इस तरह से क्या है? सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बताया। यजु किससे संबंधित है? यज्ञ हवन से संबंधित है, जिसमें क्या किया जाता है? पूजा पाठ, बलिदान आदि पर किया जाता है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? वाजपेय, राजसूय और अश्वमेघ। तीनों को मैंने बताया था। और ये जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है फिलॉसफी में उतने ज्यादा? क्योंकि ये धार्मिक रिचुअल से संबंधित है। किससे? रिलीजियस पर्सपेक्टिव संबंधित है। इसमें केवल यज्ञों के बारे में बताया गया है, ना कि समाज का कुछ खाखा इसमें दिखाया गया, इसलिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट बताया मैंने अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद को क्या कहा गया है? अथर्व ऋषि का वेद कहा गया है। समझ में आ गया? अथर्ववेद सबसे ज्यादा ब्रॉड है, इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये क्या है? 3 वेदों में श्रेष्ठ है। उसके बाद बताया इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कैसे? बीमारी, डिजीज के इसमें क्या है आपका? किस तरह से उसको खत्म किया जाए, वो आपका दिया गया। फिर बताया आयुर्वेद से बीमारी को दूर करने के बारे में बताया। फिर जादू, काला जादू, वसीकरण, इंद्रजाल, भूत प्रेत, जो आज के समाज का पार्ट है, वो इसके बारे में बताया। फिर वर्ण व्यवस्था को भी एक बार डिस्क्राइब किया गया इसमें। तो ये क्या है? इंडियन फिलॉसफी से सबसे करीब से जुड़ा है, क्योंकि ये सारे फीचर्स जो है ये आपके क्या है? इंडियन फिलॉसफी के कॉमन फीचर है, जो इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो यहीं तक किया हम लोगों ने।
आई थिंक सब समझ में आ गया होगा सबको, कोई डाउट, किसी भी तरह समस्या भाई? पक्का? अच्छा, एक चीज मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं, ऑनलाइन जो बैठे हैं आप लोग रत्नेश, समीर, नीति, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप लोग अभी कंपटीशन कम्युनिटी के जो व्हाट्सएप वाला नंबर है उसमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर है ना, और अपना कोर्स एडमिशन कब हुआ है ना, और डेमो कितने दिन से ले रहे हैं, ये सब उसकी जानकारी, अगर डेमो ले रहे हैं तो वो उसमें आप लोग भैया एक बार व्हाट्सएप कर दो अभी का अभी, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। अभी 5 मिनट में कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वहां सर वेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर क्या है आप लोग का, फिर और भी उसमें आईडी वाईडी क्या है, जनरेशन कैसे जनरेट करना है और आगे कैसे होगा नोट्स वोट्स का, ये आपको फिर सर बताएंगे फिर आपको। तो आप सब लोग कर दीजिए, है ना, समझ में आ गया ना? समीर, रितेश, रीति, रत्नेश, सब आप लोग कर दीजिए भाई ये काम, है ना। और आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख लीजिए नंबर मेरा 8319852321 8319852321 8319852321 डॉक्टर सौमित्र शर्मा, ठीक है? सौमित्र नाम है मेरा, है ना, सौमित्र, 100 मित्र जी। थैंक यू सो मच। और कुछ समस्या तो नहीं है किसी तरह की? लेक्चर समझ में आ रहा है फिलॉसफी का, है ना? इसके बाद सोशियोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना, सोशियोलॉजी को भी मैं ही ले लूंगा, और फिर देखते हैं पेपर 7 में सर जैसा आदेश दे, और इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना, ठीक है? और भी कोई डाउट हो कभी भी हो तो कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है? चलिए।